तो स्टूडेंट केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको क्लियर है कि पिछली क्लास में जो हमने करा था आव्वाव नियम पर डिस्कशन किया था। आव्वाव नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, किसी भी परमाणु का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा था आव्वाव नियम के अनुसार। ठीक है भाई, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बे तत्व यानी कि जो आव्वाव नियम का पालन नहीं करते। यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम आव्वाव के नियम के अकॉर्डिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आव्वाव नियम का पालन नहीं करते। वो कौन कौन से हैं, आव्वाव नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं, और साथ ही साथ मैं आज की क्लास में ये भी बताने वाला हूं जिस पर धन आवेश होते हैं और जिस पर ऋण आवेश होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस प्रकार करते हैं अकॉर्डिंग टू आव्वाव लॉ। क्लियर? ये जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक, पहले हेडिंग बनाएंगे आप आव्वाव नियम के अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शनल आव्वाव नियम का हेडिंग बना लीजिए, आव्वाव नियम के अपवाद। आव्वाव नियम के अपवाद। ठीक है, आव्वाव नियम के अपवाद कौन कौन से होते हैं ये चीज समझ लीजिए। एक्सेप्शंस ऑफ आव्वाव लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ आव्वाव लॉ। क्लियर? एक्सेप्शंस ऑफ आव्वाव लॉ। ठीक है, आव्वाव लॉ या आव्वाव प्रिंसिपल, आव्वाव प्रिंसिपल। ठीक है भाई, आव्वाव प्रिंसिपल। ठीक, यानी कि आव्वाव नियम के अपवाद। ठीक है, वे तत्व जो आव्वाव नियम का पालन नहीं करते, यहाँ पे लिख लेंगे, वे तत्व जो आव्वाव नियम का पालन नहीं करते आव्वाव नियम के अपवाद कहलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यानी कि वे तत्व या वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आव्वाव नियम का पालन नहीं करते हैं, आव्वाव नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? आव्वाव नियम के अपवाद कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं ये चीज आप समझ लीजिए। क्रोमियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, क्रोमियम कॉपर, और हमारा Nb हो गया, सिल्वर भी हो जाएगा, Nb MORU, Nb AuRu। ठीक है, Nb RU हो गया, RU हो गया, और AU भी हो गया, AG हो गया, ETC। ठीक है भाई, ETC। ये आव्वाव नियम का पालन क्यों नहीं करते ये चीज आप समझ लीजिए। पहले मैं जैसे कि आपको क्रोमियम बताने वाला हूं। इसकी पहला है हमारा क्रोमियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा, क्रोमियम कितना होता है? 24 होता है। जब हम इसका अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अकॉर्डिंग टू आव्वाव लॉ, आव्वाव के नियम के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसका? क्रोमियम के बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? आव्वाव नियम के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, ये आव्वाव नियम के अकॉर्डिंग हमने इस प्रकार से करा क्योंकि 24 है, 24 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा करा हमने इसकी 1s2 के बाद किस में आएगा? 2s2 में आएगा, फिर 2s2 के बाद 2p6 हो जाएगा, 2p6 के बाद 3s2 हो जाएगा, 3s2 के बाद 3p6 हो गया, 3sp6 के बाद 4s2, जो यहाँ पे आ गया 4s2। इसके बाद जो आएगा हमारा 3d जो भी होगा हमारा जितने आएंगे 4, यहाँ पे कितना आएगा? 24। ये किसके अकॉर्डिंग था? आव्वाव नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो है हमारा अपवाद है। अपवाद क्यों है? ये हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नहीं करते। क्यों नहीं करते ये चीज आप समझ लीजिए। जब हम क्या काम करेंगे? 4s हमारा क्या आया बेटा? 4s2, ये आया हमारा 4s2 आया, और ये जो आया हमारा 3d क्या आया बेटा? 3d4 आया। ठीक है भाई, 3d4 है ये, और ये हमारा क्या है? 3d4। डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑर्बिट हो गए। ये हमारे इस प्रकार से जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन हमने जब इसमें भरे तो 4s2, ठीक है, 4s2 हमारा ये हो गया, ये 4s2 हो गया, और 3d5 यानी कि 3d4 है तो 1 2
3 और 4। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो है ये हमारा अस्थाई है, इस समय क्या है, अनस्टेबल है। क्या है बेटा, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल यानी कि अस्थाई है। स्थाई बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें पहुंच जाता है। जब ये इसमें पहुंच जाएगा तो जो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होगा वो क्या होगा, देखिए क्या होगा, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 1s2 2s2 और 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1। ठीक है बना भाई, 4s1 और 3d5। अब ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है भाई, ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए जब हमारा ये हमारा अंतिम कोष है 4s1, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ये हो गया, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास। डी में कितने आएंगे, यानी कि 3d5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे वो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ये स्थायी बनाने के लिए, अपना कोष स्थायी बनाने के लिए अंतिम वाले कोष से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और अपना कोष स्थायी बना लेते हैं, इसीलिए ये अफबाउ नियम का पालन नहीं करते। ठीक है भाई, समझ गए। क्रोमियम, कॉपर, Nb, Au, Ru, Ag, प्लेटिनम और भी है काफी। ठीक है, तो ये जो है अफबाउ नियम का पालन नहीं करते। जो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं वो अफबाउ नियम के क्या होते हैं, अपवाद कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। ठीक है, कॉपर का बता देता हूं। क्रोमियम ये हमारा हो गया। ठीक है भाई, क्रोमियम के बाद हम किसका बताने वाले हैं, कॉपर का। देख लीजिए कॉपर कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, कॉपर कितना होता है, Cu 29। जब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ लॉ। ठीक है, अफबाउ नियम के अनुसार जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d9, ये जो अकॉर्ड किसके अनुसार है, अफबाउ नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब हमने ये क्या है, ये अस्थाई है। ये क्या है, अस्थाई है। कैसे अस्थाई है, देख लीजिए भाई, 4s2 और ये क्या है हमारा 3d9। क्या है बेटा, 3d9 है। देख लीजिए 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 3d9 हो गया। अब हमें जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन बेटा देखें 4s2 ये हो गया, और ये हमारा 4s2 हो गया। 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमने क्या काम करा, अब ये क्या है, इस समय अनस्टेबल है। क्या है बेटा, अनस्टेबल है। ठीक है भाई, ये क्या है, एक अस्थाई है, और स्थायी बनाने के लिए ये क्या काम करता है, अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कोष फुल कर लेता है। ठीक है, एक क्या कर लेता है, फुल कर लेता है। जब फुल कर लेगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही वाला होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s1 3d10। ठीक है, ये जो हो गया इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए भाई, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 4s1 क्या हो जाएगा बेटा, 4s1 ये हो गया, और हमारा 3d10। ठीक है भाई, 1 2 3 4 यानी कि 3d10 हो जाएगा बेटा। ये 3d10 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो हो गया ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि ये जो है अफबाउ नियम का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब अफबाउ का नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये अपवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद, एक्सेप्शन केसेस ऑफ अफबाउ लॉ। ठीक है, अब मैं आपको इनकी इसी प्रकार से डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वे तत्व जो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते वे अपवाद कहलाते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि अपना कोष स्थायी करने के लिए,
अपना कोष हाफ फील्ड भरने के लिए या फुल फील्ड करने के लिए बाहर वाले कोष से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं। देखिए लिख लीजिए भाई, डेफिनेशन लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है भाई, देखिए लिखेंगे, बे तत्व जो अपना कोष हाफ या फुल करने के लिए या भरने के लिए अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं, क्लियर, क्या कहलाते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं। यानी कि वे तत्व जो अपना कोष हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ भरने के लिए या फुल भरने के लिए, क्या काम करते हैं, अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं। तत्व लिख लीजिए या परमाणु लिख लीजिए, यहाँ पे परमाणु भी आप कर सकते हैं, ठीक है, परमाणु, ठीक, क्या कहलाते हैं, अफबाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जिस पर धनावेश हो या ऋणावेश हो, ठीक है, किसी पर धनावेश उपस्थित होते हैं या ऋणावेश उपस्थित होते हैं, ये तो आपको पता है। जिस परमाणु पर जितने धनावेश होते हैं उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, तथा जिस पर जितने ऋणावेश होते हैं उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। अब हम करेंगे धनायन तथा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं आपको एक पॉइंट करके और लिखवा रहा हूं भाई, ये चीज नोट करके लिख लीजिए। देखो नोट करके जब हम लिखेंगे तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं। देखिए मैं जैसे कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दूं, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपका इस प्रकार के करा दूं, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराना है बेटा, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराना है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, अफबाउ नियम के अनुसार स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है, तो करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 और 3d1, ये हो गया भाई। जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने करा अफबाउ नियम के अनुसार, ठीक है, सबसे पहले आप ये नियम ही लागू करेंगे अफबाउ नियम का करने के बाद हम इसको संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कैसे कर सकते हैं भाई, जैसे कि पहला कोष है तो बेटा पहला कोष सेम ऐसा ही रहेगा, पहले कोष में हो गया, ये दूसरा कोष हो गया तो दूसरा कोष हमारा यहाँ हो गया बेटा, दूसरा कोष हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा तीसरा कोष हो गया। देखो तो तीसरा कोष तीसरे कोष के पास हमने रख दिया, तीसरा कोष किसके पास रखा, तीसरे कोष के पास हमने रख दिया। ये चौथा कोष है तो चौथा कोष ये हो गया, ठीक है। ये हम इसको संशोधन करके लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हमें करना होगा वो हम अफबाउ नियम के अनुसार ही करेंगे।
अफबाउ नियम पढ़ने के बाद ही हम इसको संशोधन कर सकते हैं। कभी आप सोचो कि पहले भाई ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, इस स्टेप से हम नहीं चल सकते। हम चलेंगे अफबाउ नियम के अनुसार ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं। प्रत्येक कोश के सब ऑर्बिटल यानी कि सब शेल उसके बराबर में हम रख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसके अनुसार ही होगा, अफबाउ नियम के अनुसार। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है भाई, अब हेडिंग डालेंगे धनायन तथा ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है भाई, धनायन धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायनों के, धनायनों तथा ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? अफबाउ नियम के अनुसार। ये चीज समझ लीजिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए। पहला नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसी परमाणु पर जितने धन आवेश होते हैं, जितने धन आवेश होते हैं, किसी परमाणु पर जितने धन आवेश होते हैं उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ही विस्तार से पढ़ा रखा है कि किसी पर धनावेश होते हैं तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कितने प्रोटॉन। सॉरी, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पहला या दूसरा लेक्चर है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर जो भी है, मैंने परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु भार के बारे में, ठीक है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन सब के बारे में पढ़ा रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो उसमें 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर यानी कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप दूसरी और तीसरी वीडियो अवश्य देखें। उसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किसी पर कितने धनावेश होते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, परमाणु भार में क्या फर्क पड़ता है, या इलेक्ट्रॉन को कमी होती है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ लीजिए, किसी पर हम क्या काम करते हैं, जितने धनावेश होते हैं उनके परमाणु क्रमांक कम कर देते हैं, जबकि हमें परमाणु क्रमांक बिल्कुल भी कम नहीं करना है। ठीक है, कमी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होती है, ये चीज ध्यान रखें। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से दूसरा और तीसरा लेक्चर अवश्य देख लीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा? किसी परमाणु पर जितने धनावेश होते हैं उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से निकलते हैं। ये चीज ध्यान रखें, अंतिम कोश से निकलते हैं। ठीक है बेटा, अंतिम कोश से निकलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमें जब भी निकालने होंगे बेटा, वो कहाँ से निकालने होंगे? अंतिम कोश से ही निकालने होंगे। ठीक, नोट पॉइंट 2 करके लिखेंगे। अगला नोट पॉइंट करके लिखेंगे, क्या है नोट पॉइंट भाई? ये समझ लीजिए, किसी परमाणु जितने ऋण आवेश होते हैं, ठीक है, ऋण आवेश होते हैं, उस पर
उस पर उतने ही क्या होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, अधिकता होती है। ये चीज आप ध्यान रखें, किसी पर जितने धनावेश होंगे उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिस पर जितने जितने ऋणावेश होते हैं उस पर क्या होगा बेटा, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। क्लियर, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। अब आप देख लीजिए भाई, अब मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करना है वो कहाँ से करना है, धनावेश से। देख लीजिए, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लीजिए Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तब आप ऐसा ना करें कि इसका जो परमाणु क्रमांक था वो 11 था और अधिकतर यहाँ पे लिख देते हैं 10। 10 नहीं लिखना है बेटा, हमें यहाँ पे 11 ही लिखना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होगा 11। ठीक है, जब ये 11 हो जाएंगे, लेकिन जब धनावेश है तो बेटा ये हो जाएगा 3s0। क्या हो गया, 3s0। इसी प्रकार से Mg का लिख लीजिए। Mg का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो Mg कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये 12 हो गया। लेकिन डबल पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये 0 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Na+ तथा Mg++ सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं Na+ और Mg++ क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। इसी प्रकार से आप एक और ले लीजिए, Al एल्यूमिनियम 3+, ये क्या होता है, 13 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ये हो गया हमारा 13। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे बेटा तो एक 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया। तो हम यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं Na+ Mg++ Al3+ क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आपके नीट एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कौन से सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिखवा देता हूँ भाई। नोट करके क्या लिखेंगे आप देख लीजिए, Na+ Mg++ Al3+ क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसी प्रकार से आप क्या काम करेंगे, आप नेगेटिव वाले के देख लीजिए। हमें O- का करना है। O- होता है, हमें जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, माइनस है तो यहाँ पे ऐसा ना करें कि 9 यहाँ पे कर दें। 9 हम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन 8 ही होता है बेटा, तो 8 ही रहेगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p 8 करने क्या हो जाएंगे बेटा, 4। ये तो हमारे हो गए 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कब होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इस पर माइनस आवेश नहीं दे रखा होगा। जब इस पर माइनस आवेश दे देंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p4 के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, 2p5 हो जाएगा। ठीक है, 2p4 के स्थान पर 2p5 हो जाएगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन का देख लेंगे। नाइट्रोजन 7 होता है, इस पे 1 माइनस कर दीजिए आप। जब 1 माइनस करेंगे तब क्या करेंगे, देखें 1s2 2s2
2p यानी कि 7 करना है तो 3 होता है, लेकिन जब इस पे एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारे नेगेटिव वाले थे। और देख लीजिए एक आध नेगेटिव वाले, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है। जब क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3p5 यानी कि ये होता है 3p5। ये 17 हो गए, लेकिन जब एक माइनस है तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो थे हमारे धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक धन आवेशित वाले परमाणु और ऋणावेशित वाले यानी कि धनायन और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे किसके अनुसार, अफबाउ नियम के अनुसार। ठीक है, एक मैं आपको और करा देता हूं स्कैंडियम तथा मैं आपको अब कराता हूं डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा देते हैं हम। किसी पे इस पर धनावेश जितने करेंगे उतने सब उसी प्रकार से हो जाएंगे। देख लीजिए भाई, ठीक है, शक्ति वाकार Mn फेंकने को निकले कॉपर और जिंक। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 ये हमारे 3D श्रेणी हो गई। अब आप इसका किसी का भी कर लीजिए। मैंने वेनेडियम उठा लिया, जैसे कि ये वेनेडियम उठाया तो V23 इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा हमें करना है। ठीक है, वेनेडियम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये होता है, लेकिन जब हमारा प्लस है ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, जब इसका वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अब आप बताइए B23 प्लस का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हमें निकालने होंगे तो हमने बताया अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसमें अंतिम कोष कौन सा होगा, ये अंतिम कोष हमारा 4 होगा। कौन सा होगा, अंतिम कोष कौन सा होगा, 4। अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3D यहाँ से 2 निकाल लीजिए 3D1 हो गया, तो वो गलत करते हैं। ठीक है, गलत करते हैं, जबकि अंतिम कोष कौन सा होगा, अंतिम कोष हमारा 4 होगा। ठीक है, अंतिम कोष क्या होगा, 4 होगा। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूं भाई, ये हमारे ये चीज समझ लीजिए, ये क्या है, कोष है। ये क्या है, कोष बेटा, ये क्या है, कोष है यानी कि सेल। ये क्या है, सेल है। और ये क्या है हमारा, सब सेल है, सब सेल है, क्या है, सब सेल। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस स्टेप से जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा अंतिम कोष से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे बेटा। किससे निकालने होंगे, अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तब B23 डबल प्लस का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चाहे आप इसको संशोधन करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3p6 3d3 और 4s0। क्लियर, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए डी ब्लॉक के तत्वों के। ठीक है, किसी भी ये चीजें आप ध्यान रखें, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो अंतिम कोष से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्लियर, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे हुंड्स नियम। ठीक है, हुंड्स लॉ लेकर आएंगे। कल मैं आपको बताने वाला हूं अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कल की क्लास में हुंड्स के नियम पर डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे।